हमारे पास संसाधन है, चाहे वो जल हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो कोई और रिसोर्सेज हो। तो इन सबको अगर एक कलेक्टिवली हम लोग यूज और यूटिलाइज करें, perhaps that would give the benefits not only to the countries individually, but the groups as together would become a very formidable group in the regional or international forum. तो ये जो सारे थे इनके रीजनल ग्रुपिंग्स के जो रैशनल थे और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, अब सवाल आता है कि whether those objectives have been served fully or well or not. अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पे सारी चीज को लिस्ट आउट नहीं कर रहे हैं. We are only listing out the important announcement and important you can say the forum and the sub forum that had been created in all those 15-16 sittings wherever they had been held in last 20 or 25 years. जो इसकी सिल्वर जुबली थी वो कहाँ मनाई गई? भूटान में. भूटान में पहली बार जब मीटिंग हुई थी 2010 में, that was the 25th year of SAARC, और वहां पे perhaps it was the first, और वहां पे बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए. Then you have the best announcement and most important agreements that happened. It was in 2007 when you have the 14th meeting of SAARC, where many things had been announced, including the formation of South Asian University. ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारी चीज है. एक सबसे पहला था साप्टा, द साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट. इस एग्रीमेंट का एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो हमारे ट्रेड बैरियर्स हैं, जो इस नेशंस के बीच में जो ट्रेड होने थे और उसके बीच में जो बैरियर्स हैं, उनको कम करना है. बैरियर्स कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी टैंजिबल और इट कुड बी इनटैंजिबल आल्सो, और इसको रिड्यूस करना है बाय गिविंग प्रेफरेंशियल और प्रेफरेंसेस टू दोज ट्रेड. तो ये एक साप्टा का फॉर्मेशन हुआ 1995 में, और फिर उसके बाद इसमें और भी अनाउंस किया गया कि धीरे धीरे हम कहाँ बढ़ेंगे, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे. साफ्टा जो साप्टा को रिप्लेस करेगा, एंड इट वुड गिव मोर अपॉर्चुनिटीज टू द नेशंस टू ट्रेड इन द गुड्स, सर्विसेज and other things which are not being excluded by the SAFTA. And it was, you can see that many things had been signed. 2016 was a very golden year and golden high point in the SARC and its attainment. Then there's one more, you can see that SARC agreement on trade and services is the GATT plus positive list approach for the trade and services liberalization. जैसे कि GATT में हम लोगों ने शायद देखा नहीं, GATT एक ऑर्गेनाइजेशन था which has been replaced by in 1995 by the WTO, और WTO ने यही कहा था कि जो वर्ल्ड ट्रेड है, ये जो ट्रेड होगा फ्री एंड फेयर होगा. नो नेशन वुड हैव द मोनोपोली ओवर द ट्रेड ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटीज. ऑल द नेशंस वुड हैव द इक्वल चांसेस. और उसी तरह का एक एनवायरनमेंट, एक वाइब्स क्रिएट करना था बाय हैविंग दिस रीजनल स्टेटस इन दोज एरिया. तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस सार्क का. फिर आप देखेंगे सार्क डेवलपमेंट फंड. ये एक फंड था जहां पे हर एक नेशन ने एक दूसरे से प्लीज किया कि हम कुछ अमाउंट एक कलेक्टिवली एक ट्रस्ट के रूप में क्रिएट करेंगे, एंड दैट अमाउंट वुड बी गिवन एज ए हेल्प टू द नेशंस व्हिच आर बैडली इन नीड, और व्हिच दैट वुड एलिविएट देयर पॉवर्टी, और दैट वुड take their standards up. जिसको सार्क डेवलपमेंट फंड कहते हैं. और perhaps it was announced in 2007 14th meeting when Vajpayee ji was prime minister, and that was the important part of the SARC achievement. Then South Asian Regional Standard Organization, perhaps जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि एक स्टैंडर्ड होता है, एक बेंचमार्क होता है प्रोडक्ट्स को मैप आउट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को. एक साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड हम बनाएंगे जो इस लोकल जो इनके वो है आउटलुक्स हैं, जो लोकल इनकी स्पेसिफिसिटी है, उसको वो कहीं ना कहीं एड्रेस करेगा. वी वोंट बी गाइडेड बाय द ISO. जैसे ISO होता है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से हम एक SARSO करेंगे. यानी कि जो साउथ एशियन नेशंस है जहाँ पे गुड्स वगैरह आपस में एक्सचेंज होते हैं, आपस में ट्रेड होते हैं, उनको हम लेबलिंग करेंगे SARSO. Perhaps it has not come into existence, you can see that, but the announcement was made. And last but not the least, you have the South Asian University that was established in New Delhi in year 2015, and currently it's one of the best university catering in the fields of law and biotechnology. बहुत
टफ है यहाँ पे एडमिशन, और इनके कोर्सेज कंट्री, चूंकि ये इसलिए किया गया था कि साउथ एशिया में इंडिया के अलावा और जो कंट्रीज है वहां पे बहुत अच्छा उनका एजुकेशनल सिस्टम नहीं है। तो ये कहा गया कि जो हमारे बेस्ट टैलेंटेड पूल्स हैं उनको एक साथ पुल करके उनको एक कॉमन एक यूनिवर्सिटी सिस्टम, एक हायर एजुकेशन का एक अच्छा बेंचमार्क उनको देना चाहिए, जिसमें जो गरीब बच्चे हैं या जो इस रीजन के बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो आईवी लीग्स यूनिवर्सिटी है, they would have the best quality education in South Asian University। ठीक है, तो ये इस तरह से एक अचीवमेंट्स रहा सार्क का। फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सार्क का स्ट्रक्चर तो यही था कि 7 नेशन एक साथ थे, फिर उसमें एक 8 नेशन ऐड हुआ अफगानिस्तान, और इसका जो सेक्रेटारिएट है, सेक्रेटारिएट जो बना वो बना काठमांडू में। जो सेक्रेटारिएट होता है वो सारे चीज वहीं से मैनेज होती हैं। सेक्रेटारिएट कंप्राइजेज ऑफ जनरल सेक्रेटरी, एक जनरल सेक्रेटरी होता है जो हर एक साल रिप्लेस होते हैं। जिस कंट्री का टर्न आता है होस्ट करने का, वही कंट्री, उसी कंट्री का आदमी उसका सेक्रेटरी जनरल बनता है। 7 डायरेक्टर्स फ्रॉम 7 रीजन, नो इट इज 8 डायरेक्टर्स, आई थिंक आई हैव नॉट चेंज इट, 8 डायरेक्टर्स एंड द जनरल सर्विसेज स्टाफ। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन and for a non-renewable tenure of 3 years। रोटेशनल प्रिंसिपल है, रोटेट होते रहता है, और 3 इयर्स की बेसिस पे ये इनका सिलेक्शंस होता है। थोड़ा सा आप लोग साप्टा की तरफ पढ़ते हैं। एक जो सबसे बड़ा अटेनमेंट था वो साप्टा था, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। फ्री नहीं है, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, P स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंशियल। ये जो था ये एक तरह से टैरिफ कंसेशंस की बात करता है कि जो टैरिफ है, जो सामान हम बेचते हैं या खरीदते हैं उसमें जो हमें टैरिफ देना पड़ता है वो बहुत ज्यादा है। कई बार इतना होता है कि सामान से दुगुना लगभग उसका हमें टैरिफ देना पड़ता है। तो ये जो टैरिफ है, जो प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं जो जिसको बेचना चाहते हैं वो उनको एक कंसेशन देंगे, यानी बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी, बहुत ज्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी हम नहीं लगाएंगे। इससे क्या होगा कि ट्रेड का लिबरलाइजेशन होगा। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि बहुत सारे हम लोग में कॉमन है। जैसे हमारे अनियन क्राइसिस होती है तो पाकिस्तान से हम अनियन मंगाते हैं, पाकिस्तान में कोई क्राइसिस होती है तो हम भेजते हैं। तो ये है क्योंकि ये एक आपस में ये है कि हम आपस में एक दूसरे को असिस्ट करें, और ये इजी भी है क्योंकि हम यही चीज अगर हम बाहर से मंगाएं तो वी हैव टू पे हायर कॉस्ट। तो क्यों नहीं एक हम एक रीजनल लेवल पे इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। लिबरलाइजिंग ट्रेड लिबरलाइजेशन वाज द इम्पोर्टेंट कंसर्न। साप्टा का मतलब ही यही था कि ट्रेड में जो बॉटलनेक्स हैं उनको लिबरलाइज किया जाए। और आपने देखा भी होगा कि 1990s के बाद इंडिया परहैप्स had embarked upon on the path of liberalization and globalization। जो ग्लोबलाइजेशन का इरा था, उस जमाने में अगर कोई नेशन उससे अछूता है या उसमें नहीं शामिल होता है, then that nation would become more backward and more backward। So perhaps it was a necessity of the time and period that forced and that you can say the compelled SAARC to decide and go for trade liberalization under SAPTA। और इसमें ये भी था कि अल्टीमेटली हमें क्या बनाना है, it's only a first step towards trade liberalization and the ultimate goal was to have a South Asian free trade area जहाँ पे एक कस्टम जोन बनाया जाएगा हर एक कंट्री में, या जो एक एरिया वाइज है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स एक साथ मिलेंगे और वहां से हम खरीदेंगे। साप्टा को सुपरसीड करेगा साप्टा। प्रोडक्ट कवरेज वाज लिमिटेड अंडर साप्टा एंड यूसेज ऑफ टैरिफ प्रेफरेंस अंडर साप्टा हैव बीन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। यानी कि ये एक धीरे धीरे जो टैरिफ प्रेफरेंस है कि हम आपको कम दाम पे ज्यादा चीज मुहैया उपलब्ध कराएंगे, ये एक तरह से कम होगा नेशंस के लिए। तो ये एक था साप्टा, और साप्टा का ये था। तो अब साप्टा क्या है? साप्टा जो था ये 2006 में फाइनली इट हैड कम इनटू ऑपरेशन। 1995 में साप्टा आया एंड 2006 perhaps after a decade you have the SAFTA becoming a reality। इसका क्या था? ये भी यही था, ट्रेड बैरियर्स को खत्म करना था। phased elimination of tariffs in one single go, we cannot remove all the tariffs, इसीलिए इसको phase wide टैरिफ को कम करना था। and establishment of a ministerial level mechanism for administering the treaty and dispute settlement among members। कई बार ऐसा भी होता है, कई सारी चीजों पे डिस्प्यूट होती है, जैसे आपने WTO शायद नहीं पढ़ा, WTO में
एक WTO की जो बहुत अच्छी खासियत है कि उनका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है इट्स वेरी वेरी रोबस्ट एंड वेरी वेरी क्विक इन डिसाइडिंग द मैटर्स। कोई नेशन इस तरह से ये नहीं कर सकता कि डंपिंग या उस तरह से एडवर्स इफेक्ट, वहां पे क्विक डिसीजन मेकिंग एंड दे कैन हैव पावर टू इम्पोज पेनल्टी आल्सो। परहैप्स वी हैव बीन moving towards that, but ultimately it had not happened into that way which has been envisaged by the members together। लेकिन फिर भी 2006 में साफ्टा बना और कई सारे जोन्स जो थे वो डिसाइड हुए कि जैसे हमारे यहाँ चिटगांव थे बांग्लादेश में जिसको साफ्टा के तहत बनाना था, एक फ्री ट्रेड जोन्स बनाना था। बहुत सारे कंट्री जो है वहाँ पे फ्री ट्रेड जोन्स हैं, जैसे आप देखेंगे कि नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया दैट कंप्राइज the custom free and trade जो थे वो अटेन करने थे अंडर साफ्टा। मुझे लगता है इसको पढ़ने में हम लोग टाइम जाया ना करें, यही सब चीज है जो LDCs को कम करना था साफ्टा के लिए। ठीक है, we come down to the other important regional groupings. Obviously it was not the SAARC or the SAARC only promoted regional program, but then SAARC had a role to play, and besides SAARC members, it had also two other members as their members, and that included Afghanistan and Iran. तो ये जो था ये SAARC से पहले आया था, 1982 में आया था, और लोग कई बार लोग कहते हैं कि it was a precursor to the SAARC, precursor to the formation of SAARC, and perhaps that's true also। लेकिन ये इसको सार्क के साथ इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको मर्ज कर दी गई, एंड दैट आल्सो इंक्लूडेड अफगानिस्तान एंड ईरान। और आप देखेंगे इसके की फीचर्स क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रेजिंग अवेयरनेस, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। कई बार ये भी होता है कि आपस में इंडिया ने प्रपोज भी किया था कि हम एक कॉमन इंफॉर्मेशन एक टेक्नोलॉजी एक क्रिएट करेंगे, और सार्क डॉक्यूमेंटेशन एक वो भी क्रिएट किया गया न्यू दिल्ली में, जहाँ पे आपस में नेशन एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर टेक्नोलॉजी एंड देयर अदर ट्रांसफर्स। ट्रेनिंग इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, क्योंकि इस रीजन का एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि दिस रीजन इज हाईली डिस्टेबलाइज्ड रीजन इन टर्म्स ऑफ द इको ट्रेजेडी। एनवायरमेंटल ट्रेजेडी इस रीजन में बहुत ज्यादा होते हैं, आइदर ड्यू टू द लैंडस्लाइड्स, आइदर ड्यू टू द लॉट ऑफ माउंटेन्स एंड अदर रीजन्स। तो ये इस चीज का अच्छा खासा ध्यान रखा गया कि जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है और डेवलपमेंट है उसको एक प्रायोरिटी देनी है, प्रीमिनेंट रोल देना है। कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स, वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है। सो दैट वाज द मेन गोल ऑफ SACEP SACEP। देन सार्क समिट्स, ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने हाईलाइट कर दिया है। कई बार आपसे पूछ देता है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ दे, आपने देखा होगा जो 3 मीटिंग हुई है वो इंडिया में हुई है। एक और भी स्लाइड है आगे, पहली मीटिंग जो थी वो सेकंड मीटिंग जो हुई थी वो इंडिया में हुई थी, एंड दैट वाज इन बैंगलोर, अब उसको हम बेंगलुरु कहते हैं, वो हुआ था 1986 में। फिर उसके बाद 8th मीटिंग हुई थी, वो कब हुई थी, 1995 में। उसके अलावा और भी कई सारे मीटिंग्स अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग उनके कैपिटल सिटीज में हुए हैं, वहां पे उनकी मीटिंग्स हुई है। फिर एक और मीटिंग जो लास्ट मीटिंग इंडिया में हुई थी वो था 2007 में। उसके बाद आप देखते हैं कि 2011 के बाद कोई मीटिंग रेगुलर नहीं होती है। 16-17 के बाद, क्योंकि 2016 में जब पाकिस्तान में मीटिंग प्रपोज थी उस साल उड़ी अटैक हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने बालाकोट, फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप इतना गड़बड़ाया इस रीजन में कि कोई मीटिंग नहीं हुई। इंडिया रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट in the Islamabad meeting because of those reasons, and that was very important reason। और इंडिया ही नहीं, कई सारे कंट्रीज जिन्होंने रिफ्यूज कर दिए कि इस मीटिंग में हम अटेंड नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी चीज है दैट इरिटेट्स और दैट इम्पीड्स दीज नेशंस टू कम टुगेदर। और ना चाहते हुए आपने देखा होगा कि बायलैटरल इशूज हैड बिकम एंड कम टू द फोर सेंट्रल स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। और उसमें सबसे बड़े जो कल्प्रिट जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा नेशन और पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा बिकरिंग्स हैं कि जिस कारण से अदर नेशंस के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है, एंड दे आल्सो हैड टू टेक अ साइड, एंड अल्टीमेटली नो मीटिंग्स आर बीइंग अरेंज्ड और अरेंज्ड
ऑन दिस सार्क। अब समस्या ये है कि उसमें कुछ जो इशूज हैं वो इशूज बहुत ही इंपॉर्टेंट अब जो हुए हैं, उसमें एक सबसे बड़ा मामला जो आ रहा है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। टेररिज्म की जो इशूज थी वो पहले भी थी, लेकिन अब जो है वो अनमैनेजेबल हो गई है और इनटॉलरेबल हो गई। अब वो टॉलरेबल लिमिट से ज्यादा हो गई और इंडिया ने कई बार कहा कि ये सब जो चीजें हैं वो हमारे रीजनल कोऑपरेशन और हमारे रिश्तों की जो गर्माहट है वो खत्म करती है। आप देखेंगे किस तरह के इशूज हैं। शुरू में इंडिया ने बहुत ज्यादा एक्टिवली रोल प्ले नहीं किया, इट्स ट्रू, और लेकिन इसका रीजन ये नहीं था कि इंडिया वाज नॉट विलिंग टू प्ले दैट रोल, बट रीजन वाज दैट India was the largest nation and India was the most developed nation among all these nations. तो इंडिया अगर जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहता तो नेबर्स को लगता कि ये थोड़ा हेजोमनिक रोल है, यानी कि इंडिया इज ट्राइंग टू एक्सरसाइज देयर हेजोमनी ओवर दोज रिलेशंस। दैट्स व्हाई इंडिया हैड बीन वेरी सबड्यूड इनिशियली टू अलाउ अदर नेशंस टू कम एंड ग्रो टुगेदर। ये इसलिए नहीं कि इंडिया नहीं चाहता था, इंडिया की कमजोरी थी। इंडिया ने डिलिबरेटली अपने आप को थोड़ा सा साइडलाइन किया था कि जिससे और नेशंस को मौका मिले। आप देखेंगे भी कि जब बारी आई थी हेडक्वार्टर की तो उसमें कहाँ दिया गया, नेपाल में, काठमांडू में। इफ इंडिया वुड हैव विश्ड दिस हेडक्वार्टर कुड हैव बीन इन बैंगलोर और कुड हैव बीन इन न्यू दिल्ली, लेकिन हम लोगों ने इसमें दरिया दिली दिखाई कि नहीं चलो ठीक है, हर एक नेशंस को मिलना चाहिए। सस्पिशन एक बहुत बड़ा रीजन जो है, और सस्पिशन का जो रीजन है वो एक हिस्टोरिकल लिगेसीज है। बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल रीजन्स हैं, द वे दिस नेशन हैव बीन क्रिएटेड एंड देयर पार्टीशन एंड द इवेंट्स दैट हैड टेकन प्लेस आफ्टर पार्टीशंस, दीज आर ऑल क्रिएटिंग ए ह्यूज मिसट्रस्ट एंड सस्पिशन अमंग द नेशंस। और वो कई बार इतना ज्यादा होता है कि वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो हिस्टोरिकल रीजन्स भी है कि इन सार्क, why SAARC is not realizing its full potential, the historical reasons are very important. उसके बाद और भी रीजन्स हैं। कश्मीर इशू आप देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, वाटर एंड रिफ्यूजी इशू बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो कि हम लोगों ने अब रिजॉल्व कर लिया है तीस्ता अकॉर्ड के थ्रू। 2012 में ये अकॉर्ड हुआ था व्हेन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैड साइन एन एग्रीमेंट with the then Bangladeshi Prime Minister, and that had paved the way for India and Bangladesh to come together. But refugee problem is still there. Then intervention of India in Sri Lanka's military and trade treaty, वो भी एक इशूज है जब रिटे का प्रॉब्लम हो रहा था, and treaty between India and Nepal. नेपाल भी आजकल प्रॉब्लमेटिक है, and Bhutan, Nepal. So all these nations are having some or other kind of ट्रबल्ड स्पॉट जिसको हम लोग कहते हैं। और एक और भी जो इम्पोर्टेंट चैलेंज है जिसको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं वो है न्यूक्लियराइजेशन। 1998 इंडिया हैड बिकम और डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, NWS, एंड पाकिस्तान हैड आल्सो बिकम ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अब इन दो बड़े स्टेट जो साउथ एशियन रीजन में जिनके न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने के बाद बहुत सारे जो अलग छोटे मोटे नेशंस हैं सार्क में, उनको अब एक अंदर से एक डर लगने लगा है कि वी आर नो मोर सेफ एंड वी आर ऑलवेज अंडर द प्रेशर, कि इन दोनों के बनने से हमारे ऊपर चैलेंजेस ज्यादा है। अब ये सवाल, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, बट you know that we have discussed this yesterday. Immediately after 1998 Pokhran, India had decided two things, that no first use, हम पहली बार कहीं भी न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेंगे until unless it becomes warranted or it is forced upon us to use it. जब तक हम पहला यूज नहीं करेंगे, हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम रुकेंगे भी नहीं। दूसरा ये भी था, इंडिया ने एक और कमिटमेंट किया जो पाकिस्तान ने नहीं किया था, कि we won't have any further test afterwards. ये जो हमारा सेकंड टेस्ट था पोखरण में, इसके बाद हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो गए, हमारी कैपेसिटी बिल्डअप होगी, एंड इन फ्यूचर वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी फर्दर टेस्ट। तो एक तरह से हम लोगों ने शांति का मैसेज भी दिया कि हम लोग नहीं जा रहे हैं उधर, उस तरफ हम लोग नहीं बढ़ने जा रहे हैं। तो ये सब जो इशूज है वो कहीं ना कहीं सार्क के नेशंस के बिटरनेस और उनकी जो एनिमिटी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इशूज आ रहा है वो है इंडिया और पाकिस्तान, जो हम लोग आगे भी देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो फॉरेन पॉलिसी का भी मैटर है, हम लोग आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद 16 के बाद एक तरह से देयर इज अ कंप्लीट लल इन द, यू कैन से द सार्क मीटिंग। कोई डिस्कशन नहीं, कोई डायलॉग नहीं हो रहा था 16 से 19 के बीच में।
फिर 19 में जब कोविड आया, और कोविड had perhaps brought all these nations together. COVID had created a lot of fear, psychosis, problems for the nations. इसमें कई सारे poor nations थे जिनके पास वैक्सीन नहीं थी, जिनके पास साधन नहीं थे. तो our prime minister, they had taken a unilateral initiative. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लिया. फॉर्मली दे हैड कॉल ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ दिस रीजन, एंड वर्चुअल मीटिंग हुई थी 2019 में. एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जहां पे इंडिया ने इस चीज को फिर से शुरू करने की कोशिश की कि हम एक डिसीजन लेने में कि हम सारे नेशंस को इस समय एक होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है. और इंडिया ने इस चीज को सराहा कि इंडिया ने इस चीज को आकलन किया कि हमारी प्रॉब्लम्स कॉमन हैं. और इंडिया ने, आप देखा भी होगा कि इंडिया ने दे हैव ऑफर्ड 10 मिलियन डोसेज, लगभग उसके बराबर जो इस नेशंस में है. और एक फंड भी क्रिएट किया जिसको हम इमरजेंसी फंड कहते हैं. दैट वुड बी गिवन एज ए हेल्प टू द नेशंस व्हिच आर बैडली इन नीड. एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट की जो टीम है वो भी उनको दी जाएगी जब कभी जरूरत पड़ेगी. लेकिन इतना सब कहने के बावजूद भी अगर ये सवाल किया जाए कि व्हाई सार्क इज नॉट क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ बबल्स इन इंटरनेशनल फोरम, जितने और अलग फोरम्स है, आसियान है, ओपेक है, गल्फ काउंसिल्स हैं, नाफ्टा है, वो सब जो रीजनल ब्लॉकेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स हैं, why SARC has failed or why SARC is not becoming an important forum despite having a huge amount of population and land mass. लेकिन इसका रीजन ये है कि बहुत सारे रीजन्स. अब इसमें हम लोग ढूंढने अगर चलेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कोई एक कंट्री नहीं जो कल्पेबल है. ऑलमोस्ट ऑल नेशंस आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, एंड वी टू, इंडिया एंड पाकिस्तान, आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए बॉटलनेक इन दिस SARC. तो ये जो इशूज हैं, ये जो चैलेंज है, इसको पता नहीं हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक टू कम ओवर, लेकिन ये इशूज हैं एंड दोज आर वेरी जेन्युइन इशूज. आपने देखा भी होगा कि ऑफ लेट इंडिया हैड स्टार्ट बनाया है, उसको हम लोग ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि SARC जो है, SARC इज नॉट डिलीवरिंग. It has failed to deliver the promise which had been made in 1985 and the promise which has been renewed on many occasions by the meetings of SARC, and those promises are yet unfulfilled promises. So if you compare SARC with the other regional groupings, I think SARC is a biggest failure in the terms that it had not seen the light of the day. कई इशूज हैं जिसके कारण से SARC फेल करते हैं. वी आर कमिंग बैक टू दी आवर ओरिजिनल टॉपिक एंड विच वी हैव लेफ्ट यस्टरडे. जो टॉपिक्स हमने थोड़ा बहुत लिया था इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को एक साथ डिस्कस किया था. वी हैव नॉट टाइम टू डिस्कस व्हाट द न्यू चेंजेस हैड असर्ड इन अंडर द न्यू लीडरशिप you have under Prime Minister Modi, and he has the second term. So in last 7-8 years we are seeing a quantum change, or you can say the paradigm shift in India's foreign policy. ये foreign policy का जो matter है, आप देख सकते हैं जो 5 elements है that influence the decision making. Normally जो countries होते हैं और इंडिया के लिए खास ज़्यादा important tradition and history, जो हम कभी कोई decision लेते हैं, this is what we call as domestic minute, कि जो हमारा tradition है और history है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. Democracy, we are a great democratic nations, and we always had a respect for all others democracy in the world, and we want all other countries to become democracy or to go on the path of democracy. And this is what you can see the way India had played its role in Nepal while making a good transition from the monarchy to democracy and economic developments. Then the society and its plural nature, and the last but not the least, and the most important, the factor in foreign policy is the leadership and their style. The leadership and their style affects and you can say influence a lot, both in the direction and both in the decision of matters related to the foreign policy. अब आप देखेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज टू बी मैप्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ
इसको समझना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इसको हम दो तरह से देखते हैं कि एक इंडिया का जो रिलेशन है अपने नेबर्स के साथ वो कैसा है, जो अगल बगल के नेशंस हैं, और दूसरा ये है कि वर्ल्ड की जो सबसे बिगेस्ट कंट्रीज हैं, जो पावरफुल नेशंस हैं, उसके साथ हमारे नेशन और रिलेशन कैसे हैं और उनके साथ हमारी डीलिंग कैसे है। अब एक देखेंगे कि एक जो अप्रोच आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है, द नेबरहुड पॉलिसी। ऐसा नहीं था कि शुरू में नहीं था। आई थिंक दिस इज वेयर यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई ए फॉरेन पॉलिसी नीड्स टू हैव द टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑलवेज। उसमें कुछ कॉन्टिन्यूटी भी होनी चाहिए और कुछ चेंज भी होनी चाहिए। तो ये जो पोर्शन है द नेबरहुड वाला, ये एक कॉन्टिन्यूटी है। बस इसमें केवल एक चीज ऐड किया गया, जो फ्लेवर ऐड किया गया, वो फ्लेवर था थोड़ा सा विगरस का, यानी कि इसको और भी बहुत ही यू कैन से स्ट्रांगली इसको फेवरेबल बनाना है कि हमें जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इसको और स्ट्रांग करना है, यानी कि हमारी जो रीजनल स्टैंडिंग है दैट वुड अलाउ इंडिया टू टेक ए रोल एट द वर्ल्ड लेवल। और आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ही हैड मेट ऑलमोस्ट 50+ नेशंस जहाँ पे उन्होंने विजिट किया था, और वो विजिट के बहुत सारे रीजन थे, लेकिन एक सबसे बड़ा जो पैल्पेबल रीजन था कि इंडिया की जो विजिबिलिटी थी वर्ल्ड में उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना था कि वी आर वेरी एक्टिव, वी आर इन द लीडरशिप रोल, वी आर गोइंग टू लीड, नॉट टू बी लेड बाय द अदर्स, वी आर मेकिंग रूल्स, वी आर नॉट देयर टू एक्सेप्ट द रूल्स मेड बाय द अदर्स। तो इस सब के लिए थोड़ी सी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ानी पड़ती है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी द frequency of the visit of Prime Minister and the way it has shaped and the way it had influenced India's foreign policy। ठीक है, तो एक उसमें एक जो बहुत बड़ा चेंज आया आफ्टर मोदी जी ही इज बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, उसमें आप देखते हैं कि एक सबसे बड़ा जो चेंज आया था वो ये था कि एक जो जियो पोलिटिकल फ्रेमवर्क था। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स? जियो पॉलिटिक्स कहते हैं कि जो ज्योग्राफिकल रीजन है दैट इफेक्ट्स फॉरेन पॉलिसी और इट्स डिसीजन मेकिंग, इसको हम ज्योग्राफिकल और जियो पोलिटिकल कहते हैं, यानी कि मिक्स ऑफ बोथ ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल, एंड परहैप्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मिक्स। जब फॉरेन पॉलिसी या उससे रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं इसमें इन दोनों का रोल बहुत ही इफेक्टिव होता है। आइदर यू कैन नॉट साइडलाइन योर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कैन नॉट बी चेंज्ड, और जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हाउ दे अप्रोच दिस इशू and how they are going to churn out on the basis of their own understanding। तो ये दोनों जो है एक मिलकर एक फॉरेन पॉलिसी को एक फ्लेवर प्रदान करता है। इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक चैलेंज, इंडिया के लिए दोनों ये इशूज हैं कि हमारा जो इमीडिएट स्ट्रैटेजिक इशूज क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, फिर पावर बैलेंस भी देखना है कि वर्ल्ड में पावर बैलेंस, इकोनॉमिक राइट। आपने देखा होगा कि इंडिया अभी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है इसका एकमात्र पर्पस, और आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है, वो ये है कि इट शुड गिव द ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट टू द इंडिया। जो भी हम रिलेशनशिप बनाते हैं जिस किसी भी कंट्री के साथ, तो उसमें हम एक इस चीज को जरूर ध्यान देते हैं कि ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन दैट अलाउ इंडिया टू बास्क इन द ग्लोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये हमारा ये रहा है अभी मोदी जी के आने के बाद, perhaps we have become more blunt in having those approach. This is what we call as mercantilist approach. The cultural dimension of external policy. Cultural dimension का मतलब ये था कि इंडिया को न केवल एक सॉफ्ट पावर जो ऑलरेडी एक था सॉफ्ट पावर, बल्कि एक सिविलाइजेशनल जो पावर है, यानी कि जो हमारा कल्चर और सिविलाइजेशन का जो एक एसेट्स है, इसको भी हम कहीं न कहीं यूज करेंगे इन प्रोमोटिंग और इन गेनिंग फॉर आवर फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो है जो कल्चर और सिविलाइजेशनल एसेट्स हैं, इसको भी हमें धीरे धीरे इंडिया ने यूज करना शुरू किया। कई बार लोग इसको कहते हैं कि ये रिलीजियस डिप्लोमेसी है, बट इट्स नॉट ए रिलीजियस डिप्लोमेसी इन दैट सेंस, इट्स ए सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी। अब कई बार आप देखेंगे कई नेशंस आपस में एक हो जाते हैं कि उनका कल्चर जो टाइज है इट गोज बियॉन्ड मेनी सेंचुरी, जैसे इंडिया इंडोनेशिया है, इंडिया थाईलैंड है, या इंडिया बहुत सारे नेशन जहाँ पे इनके टाइज हैं वो बहुत ज्यादा पुराने टाइज हैं, और जिस कारण से हमारी रिलेशनशिप हमेशा स्टेडी रहती है। और आप देखेंगे एक और नाम आपने सुना होगा, जो अनाउंसमेंट हुआ था, मोदी जी ने कहा था कि पंचामृत, 5 अमृत, यानी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी जो मोदी जी ने अनाउंस किया 2015 में, ये 5 पिलर पे खड़ा है।
और ये 5 पिलर कौन से हैं? पहला है समृद्धि, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि का मतलब ही होता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। दूसरा क्या है? फॉरेन पॉलिसी का जो पर्पस होगा टू एनहांस आवर नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा, उद्देश्य जो है। तीसरा सम्मान, एवरी नेशन फाइट्स फॉर द रिस्पेक्ट, like the individual they cannot live without dignity and respect, a nation also cannot survive without having honor and dignity। तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हमारा अपना स्वाभिमान मजबूत करेगा और हमारे सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस नहीं पहुंचाएगा। The third is सम्मान and fourth is संवाद, greater engagement। संवाद मतलब डायलॉग, जो हम नेशंस के साथ हमारा एक तरह से डायलॉग रुक गया था, we would go for the dialogues no matter whether it's reaping immediately or not। आपने देखा भी होगा कि जब हमारे यहाँ कारगिल अटैक हुआ था, और कारगिल was a major attack on India and India had given a good and befitting reply to Pakistan, और उसके बावजूद भी वाजपेयी जी he had called for the Agra summit, and how India had been betrayed later on by the Pakistan, that's all for us to see कि हमने अपनी तरफ से कोई कोशिश कम नहीं की थी। और इसके बावजूद भी जब प्रधानमंत्री हमारे बने थे तो उसमें आपने देखा होगा कि he has invited all the 7 leaders from these 7 countries to be there on his inaugural ceremony। जब जिस दिन वो ओथ ले रहे थे उसको बुलाया था। and it was a good you can say the initiative by India कि हमने सारे उसको खत्म करके कि हमारा कोई एनिमिटी नहीं है, हम सबको बुलाए थे कि हम एक नए सिरे से नए तरह से एक अपना फॉरेन पॉलिसी एक संबंध कायम रखना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं संवाद, ग्रेटर एंगेजमेंट। एंड लास्ट इज संस्कृति एवं सभ्यता, जो हमारा कल्चरल और सिविलाइजेशनल एसेट्स है, दैट वुड बिकम ए मेजर यू कैन से करेंसी व्हाइल एक्सचेंजिंग रिलेशंस विद द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये सब एक्सचेंज करेंसी है जिसके बेसिस पे इंडिया वुड गो फॉर द फॉरेन पॉलिसी एंड इंडिया वुड गो फॉर मेकिंग रिलेशन। अब ये जो पंचामृत है, इसको कई लोगों ने कहा, हम लोग जब देखेंगे पुराने जो पंचशील पॉलिसी थी उससे ये पंचामृत कैसे अलग है। पंचशील में भी 5 सिद्धांत की बात की गई थी, फेथ, म्यूचुअल ट्रस्ट, कोऑपरेशन, पीसफुल लिविंग। उससे ये किस हद तक अलग है इसका हम देखेंगे कि ये हाउ दिस पॉलिसीज आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। इस पॉलिसी में आप देखते हैं कि सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्राइमेसी जो है, प्राथमिकता जिसको हम कहते हैं, वो किसको दी जाती है? नेबरहुड को, यानी कि जो नेबरिंग नेशंस हैं उनके साथ हमारा टाइज अच्छा रहेगा, उनके साथ ये संबंध हम अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। एक इसका जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो OBOR बना था, वन बेल्ट एंड वन रोड, इट वाज यूनिलैटरली announced by the China to create a huge infrastructural network both on the land and on the maritime। और ये इतना बड़ा नेटवर्क था कि लोगों ने ये भी कहा कि मार्शल प्लान जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अनाउंस किया गया था इकोनॉमिक रिजुविनेशन के लिए, उसके बाद ये परहैप सबसे बड़ा प्लान था। लेकिन इस प्लान की आड़ में चाइना की मंशा कुछ और है। चाइना वांट्स टू डोमिनेट नॉट ओनली ऑन दिस रीजन बट थ्रू दिस रीजन they want to dominate the entire world, or it has perturbed all the important nations of the world। China has become a huge suspect in the eyes of both India, United States and the Soviet Union, the Russia। क्योंकि रशिया का जो इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया में, वो भी कहीं ना कहीं काउंटर होगा। सेंट्रल एशिया का मेजर पोर्शन उस सिल्क रूट में आ रहा है। साउथ एशिया वेयर चाइना वांटेड टू हैव, इंडिया वांटेड टू हैव, वहाँ इंडिया को प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान के साथ एक कॉरिडोर वो बना रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि ये सब जब हो जाएगा तो चाइना वुड चैलेंज देम एंड चाइना वुड डोमिनेट देम। ठीक है, तो ये जो एक है, एक प्रॉब्लम रहा। इसका एक जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, ये जो पंचामृत है, ग्लोबल लीडरशिप रोल। इंडिया ने इस अनाउंसमेंट के बाद और इंडिया ने उसके बाद जो और डिसीजंस लिए, उससे ये एक चीज स्पष्ट था कि इंडिया डजंट वांट टू हैव ए सेकंड फिडल और वांट टू प्ले ए सेकंड role। India wanted to have a global leadership and they have taken a lead into that। regional stability, इसके साथ एक regional stability का भी था कि हम region में stable चाहते हैं और stability के लिए India would have to work। और इस सब का देखेंगे जो इंजन था, जो ड्राइवर था, the whole tilt and whole direction was towards the east। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी वो ये था कि हमारा जो ईस्टर्न
कंट्रीज है वहाँ पे हम अभी भी हैं और अभी भी आगे भी रहेंगे। इसको 5 नेक्टर्स कहते हैं, कई बार आपने सुना पंचमित। ये क्या करेगा? डिग्निटी, डायलॉग, सिक्योरिटी, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चर, गाइडेड बाय 3 C's, कल्चर, कॉमर्स एंड कनेक्टिविटी। ये जो पंचमित है, इनका जो पिलार है वो क्या है? कल्चर, कॉमर्स एंड कनेक्टिविटी। The former was rather proclamatory, जो पंचशील था वो प्रोक्लेमेटरी था, जहाँ पे एक तरह से आइडियल्स क्रिएट किया गया जो यूनिवर्सल वैल्यूज के साथ कहीं न कहीं कनेक्ट करेगा। और ये जो पंचमित है ये एस्पिरेशनल है। कई बार आपने वर्ड सुना होगा कि इंडिया हैज बिकम एन एस्पिरेशनल इंडिया एंड दैट इज रूटेड इन लोकल कल्चर, नॉट यूनिवर्सल वैल्यूज। तो आपने वर्ड्स भी देखा होगा, समृद्धि, संवाद, ये सब जो वर्ड्स हैं ये लोकल हमारे कल्चरल वर्ड्स हैं, कल्चर क्रिएशंस हैं। तो इस सब के साथ इंडिया ने अपने आप को एक तरह से तैयार किया कि हम क्या क्या करेंगे। अब आप देखें कि इस रीजन में कई बार आता है कि सार्क बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इंडिया ने जब इस फॉरेन पॉलिसी अपनी बनाई और उसके बाद इंडिया ने बहुत सारे रिश्ते मजबूत किए। ये जो लोगों ने कहा, जो कंट्रीज ने कहा कि इंडिया हैड टेकन ए ह्यूज लीड एंड बिग ब्रदर रोल्स, तो इसका आप देखिए परिणाम, हमने 1960s में एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन की। ऑफ कोर्स इट वाज साइंड थ्रू द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक प्लेड ए रोल ऑफ मीडिएटर। फिर इंडिया ने जो रीजन हमारा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रीजन था, कच्चा टिबेटू, वो रीजन हमने दे दिया श्रीलंका को। फिर हमने 2011 में तीसरा ट्रीटी साइन की, जहाँ पे हमने अपनी बहुत सारी जमीन जो थी वो बांग्लादेश को दे दी। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये ट्रीटी साइन हुई थी, तीसरा ट्रीटी, इट वाज not liked by the then Bengal chief minister, and perhaps Mamata Banerjee was the chief minister, and she refused to go to Bangladesh with the prime minister Manmohan Singh to sign the treaty, क्योंकि इस ट्रीटी में एक क्लॉज था जहाँ पे हम जमीन देंगे और उसके बाद जो बांग्लादेश के जो जमीन आएंगे और बांग्लादेश के जो लोग ट्रांसफर होंगे उनके लिए ये ऑप्शंस होगा कि whether they want to remain with Bangladesh or they want to come to India। तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर थी बंगाल के, उन्होंने कहा कि it would create a huge problem for Bengal and we won't have this kind of things। लेकिन फिर भी ये ट्रीटी साइन हुई, चूंकि इंडिया ने एक रोल लिया था कि हम अपने तरफ से हम कोशिश करेंगे कि हमारा संबंध सबसे अच्छा हो। दैट इज द हाई पॉइंट ऑफ दीज। अब जो इशूज आते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के नेबर्स में, तो हमारे नेबर्स में कितने नेशंस हैं? 3 या 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश है, तीसरा कौन है? श्रीलंका है। तो ये जो नेशंस हैं, अफगानिस्तान भी है, भूटान है, ये सब, इस सब नेशन के साथ हमारा संबंध कैसा है? अब चूंकि इंडिया पाकिस्तान पे आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, पढ़ा होगा, आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान 1947 से पहले एक थे। ऑलमोस्ट ऑन द सेम डे बोथ कंट्री हैड बॉर्न टुगेदर। 14 अगस्त को पाकिस्तान पैदा हुआ, फिर 15 अगस्त को हम बने। हमारा जो ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और कल्चरल जो था वो लगभग सब कुछ कॉमन था बिफोर 47 के बाद हम अलग हुए। एक ये रीजन है सबसे बड़ा। दूसरा ये है कि एक जो हम कहते हैं कि 1947 से जो सिंगल इकोनॉमिक एंटाइटी थी वो किसमें डिवाइड हो गई? 2 एंटाइटी में। एंड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान became a persistent and strained relation after 1947। रीजन हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके रीजन्स हैं कि पाकिस्तान बना तो क्यों बना, कैसे बना, उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब मेजर इशूज क्या है इंडिया पाकिस्तान के बीच में? जो झगड़े के जो कंटेंसस इशूज हैं उसमें कई सारे इशूज हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप देखेंगे कि एक इशूज है इंडस वाटर ट्रीटी। जिस ट्रीटी को हम लोगों ने कहा कि दिस ट्रीटी इज ए वेरी important treaty, perhaps no other treaty had been signed by any 2 nations where they had a good amount of distribution of river water and its sharing। 1960s में हुआ था। आप इस ट्रीटी का देखेंगे कि इस ट्रीटी, हम लोग आगे देखेंगे इस ट्रीटी के क्या क्या फीचर्स हैं। तो आप ये देखिए इस ट्रीटी के फीचर्स हैं। जो 3 रिवर्स हैं, ब्यास, रावी एंड सतलज, जिसको हम ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं, और उसके साथ इंडिया का देख सकते हैं कि इस तीनों रिवर से लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट वाटर जो है वो इंडिया को दिया जाएगा।
while control over the waters of 3 western river, और जो वेस्टर्न रिवर है वो कहाँ के हैं, दैट्स ओरिजिनेट इन पाकिस्तान, इंडस, चेनाब एंड झेलम, जिनका मीन एनुअल फ्लो कितना है 80 मिलियन एकड़ फीट। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया को कम सप्लाई हो रहा है और पाकिस्तान को ज्यादा सप्लाई हो रहा है। इंडिया हैज 20% एंड पाकिस्तान हैज 80%। इस ट्रीटी में ये बात कही गई थी, इस ट्रीटी की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी ट्रीटी प्रियम्बल में कही गई थी कि दोनों नेशंस जो वाटर है उसका ऑप्टिमम यूज करेंगे इन द स्पिरिट ऑफ गुडविल, यानी कि ये नहीं कि जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करें। वाटर तो बहुत ही स्टार्व कमोडिटी होने जा रहा है, बहुत ही महंगी कमोडिटी हो गई है, इसको आप गुडविल फ्रेंडशिप में जितना हो सकता है इसको यूज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि कहीं ना कहीं इंडिया इस ट्रीटी के थ्रू वो पाकिस्तान में आर्टिफिशियल ड्रॉट और फ्लड ना क्रिएट कर दे। परहैप्स दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये मिसप्लेस्ड है पाकिस्तान का, जबकि इसके ऊपर कई बार डिसीजंस भी हो गए हैं कि दिस ट्रीटी हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड इशू यू कैन सी दैट कश्मीर इशू। कश्मीर पे जितना कम कहा जाए, आप हमसे ज्यादा जानते हैं कि हाउ एंड व्हाई इंडिया हैड a problem and Pakistan had a problem with Kashmir. Pakistan from the beginning they never accepted Kashmir as part of India, and perhaps even today they are not accepting it as part of India. और उसका परिणाम ये हुआ कि आपने देखा हो 1989 के बाद कश्मीर में इंसर्जेंसी और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी उसको कहीं न कहीं से पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया, और पाकिस्तान ने इस हद तक सपोर्ट किया कि नाउ द कश्मीर इज द मोस्ट डेंजरस रीजन। और आपने देखा अभी हम लोगों ने 370 स्क्रैप किया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी जो उनकी आदतें हैं, जो उनके चेहरे हैं, उनसे वो बात नहीं आता है। सो दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड लॉट ऑफ इश्यूज विद द कश्मीर। और कश्मीर के ऊपर वो लोग एक और भी इशू दैट हॉन्ट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, परहैप्स वी हैव लेसर डिस्कशन ऑन दिस पार्ट, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट ग्लेशियर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब आप देखेंगे इस ग्लेशियर में भी कई बार हम लोगों का वी हैड ए फेस ऑफ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन दोज ग्लेशियर। 1984 के बाद दोनों जो फोर्स हैं वो आपस में इतनी बार वहां पे लड़ती है, और कई बार हम लोगों ने अपने सैनिक खोए भी हैं, मगर लड़ाई भी वहां पे खोते हैं, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर है -50 -60 में चला जाता है, और उस टेम्परेचर में रह के लड़ाई करना और सीमा की सुरक्षा करना इट्स वेरी टफ चैलेंज। तो ये सब जो सिचुएशंस है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हाउ अब जो है अब क्या है। अब जो कंसर्न है इंडिया पाकिस्तान का जो करंट है उसमें यही 3-4 कंसर्न है। सिक्योरिटी कंसर्न का मतलब जिसमें आप देखते हैं कि एलओसी बाउंड्री डिस्प्यूट्स है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस बाउंड्री डिस्प्यूट्स को कई बार वो लोग कहते हैं कि अनरिजॉल्व है, जबकि ये है कि उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वो कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ये सब इश्यूज अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वेपन्स एंड ड्रग्स की स्मगलिंग। हमारी टोपोग्राफी ऐसी है और बॉर्डर्स इतने पोरस हैं कि कई बार बॉर्डर क्रॉस करके लोग आ जाते हैं वेपन्स एंड ड्रग्स के। पंजाब इज फेसिंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द ड्रग इशूज एंड वेपन्स की जो इशू आप देख रहे हैं कश्मीर में देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। ऐसा नहीं कि बहुत सारे रिलेशंस खराब हैं तो हम लोगों ने बहुत नहीं किए। द टू इम्पोर्टेंट अचीवमेंट दैट हैड बीन मेड, एक सबसे बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ 1974 में, जहां पे ये कहा गया कि एक दोनों कंट्री में लोग रिलीजियस श्राइन्स को विजिट करेंगे, क्योंकि कुछ श्राइन हिंदू के वहां पे हैं, सिख के पाकिस्तान में, कुछ श्राइन मुस्लिम्स के इंडिया में है, जैसे हमारे अजमेर में ख्वाजा, वहां पे हमारे करतारपुर है। तो ये सब जो है ये सब विजिट करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई। उसमें ये दिया गया ट्रीटी आप देखेंगे 3 हिंदू पिलग्रिमेज एंड 4 सिख पिलग्रिमेज एवरी ईयर टू विजिट 15 श्राइन्स इन पाकिस्तान, व्हाइल 5 पाकिस्तान पिलग्रिमेज विजिट श्राइन्स इन इंडिया। यानी कि ये था कि 3 हिंदू और 4 सिख जो है वो 15 श्राइन विजिट करेंगे, और 5 जो पाकिस्तानी हैं वो विजिट करेंगे यहाँ पे इंडियन श्राइन्स में। इसके बाद एक और जो नेशनल प्रॉब्लम रहा वो है डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड बैरियर। आपने देखा होगा जब हमने साफ्टा साइन किया तो इंडिया ने बहुत सारे कंसेशंस दिए थे, और एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था वो सब मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी रेसिप्रोकेट नहीं किया
और अभी भी नहीं रेसिप्रोकेट किया। और अल्टीमेटली जब 16 के बाद इशूज ट्रबल्स बढ़े इंडिया और पाकिस्तान में, 2019 में इंडिया हैड विथड्रॉ दैट स्टेटस, डिक्लेयरिंग दैट पाकिस्तान डजंट डिजर्व टू दो स्टेटस। पाकिस्तान ने कभी रेसिप्रोकेट नहीं किया, रादर पाकिस्तान हैड एनवायड इंडिया एंड हैड क्रिएटेड मोर ट्रबल्स फॉर इंडिया। तो ये सब जो इशूज हैं वो करंट इशूज हैं इंडिया पाकिस्तान में। एक जो और है वो करतारपुर का है। करतारपुर ट्रीटी अभी जस्ट साइन हुई है 2 साल पहले, जहां पे आपने देखा होगा कि एक कॉरिडोर बनाया गया। उस कॉरिडोर के थ्रू जो हमारे सिख बंधु है वह यहाँ से वहां जाके अपने श्राइन विजिट करेंगे। तो ये सब जो इशूज हैं, कुछ कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ कुछ निगेटिव भी हैं। उसी तरह से हमारा अफगानिस्तान के साथ भी रहा, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट रहा अफगानिस्तान के साथ, जिसके तहत एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसमें हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान को काफी असिस्टेंस दी है। और असिस्टेंस इस लेवल का कि हमने दोनों तरह में पैसे से भी दिया है और सामान से भी दिया। अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वहाँ के पार्लियामेंट इंडिया ने बनाई, वहाँ की यूनिवर्सिटी को फिर से रिक्रिएट किया गया। अब ये देखते हैं, ये ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडियन मार्केट जो ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगाते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगाते हैं, चाहे वो आलमंड्स हो, चाहे उनके भूटान के साथ एक अपडेट किया गया 2007 में, इसलिए अपडेट किया कि भूटान भी चेंज हो गया। भूटान की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इट हैज चेंज ए लॉट, जहां पे ये दिया गया था कि इस ट्रीटी के तहत इंडिया भूटान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन भूटान को जब कभी इंडिया की असिस्टेंस की जरूरत होगी उसके फॉरेन पॉलिसीज में एडवाइस के लिए, तो इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू एक्सटेंड इट्स सपोर्ट्स। इक्वल जस्टिस फॉर ईच अदर्स नेशनल्स, ये एक बहुत हाई पॉइंट है इस ट्रीटी का कि हम दोनों देश के जो नागरिक हैं वो इक्वल होंगे, चाहे हम वहां विजिट करते हो चाहे यहाँ विजिट करते हो। जो हम भूटान जाते हैं तो हमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और भूटान से भी जो लोग यहाँ आते हैं उनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। म्यूचुअल ट्रस्ट और परहैप्स इंडिया भूटान रिलेशन अभी भी बहुत हद तक ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो ये जो 3 और भी हैं, बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश को बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान था 1971, और उसके बाद इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़े नहीं, एक्सेप्ट 1 और 2 ओकेजन जहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस थी, बहुत ज्यादा रिफ्यूजी आ गए थे हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, और थोड़ा बहुत जो उनकी इशूज रही है रिवर वाटर के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैज बीन ए मैनेजेबल रिलेशंस। तो ये सब जो इशूज है वो है फॉरेन पॉलिसी में इंटरनल। क्योंकि वी डोंट हैव टाइम, वी विल बी डिस्कसिंग द इंडिया अमेरिका, इंडिया चाइना एंड इंडिया रशिया। परहैप्स आई वुड सजेस्ट यू टू रीड ऑन योर ओन। जब फॉरेन पॉलिसी आप पढ़ते हैं तो जरूर ये सब भी पढ़ लें। एक चीज और जो कल हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, एंड परहैप्स आई वांटेड इट टू डिस्कस, एक यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट किया था 2000 में, और 2000 वाज द मिलेनियम ईयर, जो ईयर द मिलेनियम, इसको क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। नाम सुना होगा आपने, MDG। इसमें ये कहा गया था, इसमें आपने देखा होगा कि इतने सारे गोल्स थे। ये जो गोल्स हैं, इट वाज साइंड बाय 189 मेंबर्स इन 2000, और इसमें कमिटमेंट ये था कि बाय द एंड ऑफ 2015 we all would be able to adhere and eradicate whatever things we have discussed or whatever challenges we have। ये 8 चैलेंज है, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि 2015 तक हमें पॉवर्टी और हंगर को बहुत हद तक रिड्यूस कर लेना है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कई बार आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इंडिया ने अभी एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट का स्टेटस दिया, 61st अमेंडमेंट, जहां पे 6 साल से 14 साल के बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन फ्री दिया जाएगा। और ये हमारा एक कमिटमेंट था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, जहां पे हमने ये कमिट किया था कि यूड हैव ए यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। क्योंकि अभी भी इस कंट्री में कई सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे रीजन से, पॉवर्टी है, स्कूल्स नहीं है, गार्जियन उतने वो नहीं है, समझदार नहीं है। देन टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, ये भी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट था 2015 तक। अब तो 2015 बीत चुका है, फिर भी एक बार आप देख लीजिए कि आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये बहुत बड़ा रीजन रहा है कि
नेशंस कमजोर रहे, नेशंस की जो चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि 1000 बच्चा जो पैदा होता है उसमें मरने वाले बच्चों की संख्या अगर ज्यादा है तो उस देश की दिशा और दशा बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ एंड लिंक विद मैटरनल हेल्थ, और जो माता है जो बच्चों को जन्म देती है उनका अपना ही हेल्थ अच्छा नहीं है तो बच्चों के बचने के चांसेस कम होते हैं। परहैप्स these two has to be addressed together, combat HIV AIDS, malaria and other disease, ensure environmental sustainability and develop a global partnership for development. These 8 goals have been pleased to be fulfilled by year 2015। अब देखिए 2000 से 15 साल में ये गोल्स फुलफिल करना था लेकिन ये हुआ नहीं। इसमें कुछ ही गोल्स जो फुलफिल हुए थे उसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डेथ्स अंडर फायर डिक्लाइन फ्रॉम 9.8 मिलियन इन 2000 टू अंडर 6 मिलियन इन 2015। कुछ कुछ जो डिक्लाइन हुए हैं एंड कुछ डिक्लाइन जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मिराकुलस है। सब सहारन अफ्रीकन कंट्री वेयर यू हैव द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट एंड हाईएस्ट डेथ रेट, they have recovered a lot between these two periods 2005 to 13। 2014 तक जो HIV थी उसमें कम से कम आप देख सकते हैं कि जो ART उसकी एक वो दवा है इतने लोगों को दिया गया और उसके बाद नंबर ऑफ केसेस हैड रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, लेकिन वो भी फिर भी सफिशिएंट नहीं था टू अटेन दिस गोल। और उसके बाद क्या हुआ, तो मलेरिया का भी हमने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया था, इसके इंसिडेंस रेट्स बहुत कम हो गए थे। जो मॉस्किटो से रिलेटेड जो डेथ होते हैं खासकर सब सहारन रीजन में जहाँ पे जंगल हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, वहाँ भी उसको कम हुआ गया। टीबी और इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल कर लिया गया 2002 से 2013। मिजल्स वैक्सीनेशन ये भी बहुत हद तक लोगों को दिया गया लेकिन 67% के करीब डिक्लाइन देखा गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहना कि पूरी तरह से हमने गोल्स को अचीव कर लिया या अटेन कर लिया, इट्स समथिंग आई थिंक आई वुड से इट्स नॉट राइट। और इसका परिणाम ये हुआ कि 2015 में फिर से सारे नेशंस एक साथ आए और उन्होंने फिर से एक बार एस्टिमेट किया और उस एस्टिमेट के बाद दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर ए डिफरेंट काइंड ऑफ गोल्स, जिस गोल्स को नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG। नाम कई बार सुना होगा SDG, आप देख सकते हैं ये स्लाइड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इसको ये भी कहा गया इसे 2030 एजेंडा, यानी कि अगले 15 साल में, यानी कि 2015 से शुरू होके और 2030 तक एवरी नेशन हु हैड साइंड एंड हु आर अंडर यूनाइटेड नेशंस दे हैव टू हैव इम्प्लीमेंट ऑल दिस प्रोग्राम, यानी कि कोई पॉवर्टी नहीं होगी, गरीबी हर एक नेशन से खत्म हो जाएगी 2030 तक। जीरो हंगर, यानी कि कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी भूख से नहीं मरेगा। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, दिस इज थर्ड सस्टेनेबल गोल, यानी कि हर एक आदमी को एक गुड हेल्थ और सस्टेनेबल वेलबींग का अधिकार है। क्वालिटी एजुकेशन, परहैप्स एज ए स्टूडेंट यू वुड अंडरस्टैंड बेटर कि क्वालिटी एजुकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट दैट एवरी स्टूडेंट वांट्स टू हैव ए क्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी जो 2000 उसमें भी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में भी था, इट हैज आल्सो फेल्ड टू have its purpose serve clean water and sanitation। आपने देखा होगा कि how India after Prime Minister Modi becoming Prime Minister had vigorously, yes, hello, अभी मैं सर क्लास चल रहा। फिर 7वां गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अभी भी नेशंस विश्व में ऐसे कई कंट्रीज हैं जहाँ पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी नहीं मिल पाता। इंडिया उसमें एक सबसे बड़ा रीजन है जहाँ पे हमारी जो एनर्जी की जो सोर्स हैं वो कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, थर्मल एनर्जी का अभी भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो धीरे धीरे हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि थर्मल का रेशियो कम करके और जो दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी जो बिल्कुल क्लीन है, जैसे सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर्स है, इन सबको बढ़ाना पड़ेगा और धीरे धीरे हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। आपने देखा भी हाल में दिल्ली में 6 या 5 जो उनके थर्मल पावर स्टेशन थे वो बंद हो गए और दिल्ली सरकार ने अभी एक और मांग की है कि जो इंद्रप्रस्थ है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में अनमैनेजेबल पोल्यूशन है। लेकिन धीरे धीरे ये हम
करते जा रहे हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है रिसोर्स पे और कमिटमेंट पे। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, every nation and their individuals, they deserve to have a decent work and the economic growth. इसी तरह से आप देख सकते हैं इनोवेशन, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये सब भी एक प्रायोरिटी है कि इनको भी एक लेवल में अटेन करना चाहिए। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्ड बड़ा अच्छा है, इनइक्वालिटी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको बहुत हद तक इसको रिड्यूस किया जा सकता है। सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी सिंबल्स, यहाँ पे बराबर का सिंबल है। उसके बाद आप देखते हैं सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटीज का मतलब ये होता है कि एक सिटी इस तरह से बनाई जाएगी जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होगी और सस्टेनेबल होगी। ऐसे कई सारे ग्लोबल सिटीज हम लोग बना रहे हैं, और हमारे जो 100 सिटी का जो प्लान था जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, परहैप्स इट वाज ऑन दैट लाइन कि जहाँ पे हम 100 सिटीज को कम से कम कुछ जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो हम प्रोवाइड कराएंगे या उसको कराने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल यू कैन से कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि उतना ही कंज्यूम करेंगे जितना हमारे लिए जरूरत है, और प्रोड्यूस करेंगे जो सबके नीड्स को फुलफिल करे। एक 13th गोल है क्लाइमेट एक्शन, जिसको आजकल हम लोग अगर लॉ के स्टूडेंट तो वो समझेंगे क्लाइमेट गोल्स में क्लाइमेट जस्टिस है, यानी कि क्लाइमेट के ऊपर अब समय आ गया है। वी हैव टू हैव वेरी वेरी विगरस एंड टेक इमीडिएट डिसीजन, क्योंकि क्लाइमेट जो है इट हैज बिकम कंप्लीटली अनटेमेबल। ये जो है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, आप देख सकते हैं कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं हमारे क्लाइमेट में। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा, आजकल आपने तूफान भी देखा होगा, कई सारे तूफान लगातार आ रहे हैं। लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसमें एक कमिटमेंट था कि बहुत सारे नेशंस जिसका मैरीन और वो जो बायोडाइवर्सिटी रिच है वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आइदर ड्यू टू क्लाइमेट, एडवर्स क्लाइमेट, और ड्यू टू अदर रीजंस। तो उन सबको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। लाइफ ऑन लैंड, इफ इट इज इम्पोर्टेंट, लाइफ बिलो वाटर, देन इट्स ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट टू हैव ए लाइफ ऑन लैंड, यानी कि वो जो लाइफ वो अच्छी लाइफ हो, गुड लाइफ हो। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, परहैप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा गोल भी है कि पीस एंड स्कर्ज ऑफ वार जो है वो कम करेंगे, और पीस के साथ साथ जो जस्टिस है वो भी हर एक नेशंस को मिलेगा और हर एक नेशंस को मुहैया करवाना। एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स हैं जो इन चीज़ को डिलीवर करेंगे उसको हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, इफेक्टिव बनाना पड़ेगा और डिलीवरिंग बनाना पड़ेगा। लास्ट में है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि इन सब चीज़ों के लिए पार्टनरशिप, nations have to come together. So these 17 goals are just going to transform our world, and you can see that how India had taken so seriously these goals that immediately after this the government had created a kind of, you can see the institution in the Niti Aayog, the planning commission को replace किया, कि how India is progressively going to meet the deadlines and commitment that India had committed to SDG in India. इसके लिए नीति आयोग ने एक इंडेक्स बनाया, इंडेक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और उसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं, क्वांटिटेटिव हैं, क्वालिटेटिव हैं। उन पैरामीटर्स के बेसिस पे दे ट्राई टू इवैल्यूएट स्टेट्स एंड यूनियन कि कैसे उनका हेल्थ में परफॉर्मेंस है, उस स्टेट का एजुकेशन में क्या अटेनमेंट है, जेंडर पैरिटी के लिए उन्होंने क्या किया, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने क्या किया। पहली बार ये इंडेक्स एक बुक के फॉर्म में 2018 में लॉन्च की गई, और ये इसलिए लॉन्च की गई कि ये जो था इसको हम कंटिन्यूस बेसिस पे मॉनिटर और इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि हर एक स्टेट्स को, एक नेशन को अगर फुलफिल करना है तो नेशन के अंदर कई सारे स्टेट्स हैं, एंड इंडिया हैविंग 28 स्टेट्स, और हमारे जो स्टेट्स हैं उन सबको भी इंडिविजुअली हमें कंपीट कराने के लिए उनमें एक कंपटीशन की भावना हो जिससे वो गोल्स को इमीडिएटली अटेन करे। इट हैड फोर्स, यू कैन सी दैट फोस्टर कंपटीशन अमंग दी। अब देखिए, अब इंडिया ने जो एक गोल हुआ था, इस गोल एक किसी जो वर्ल्ड वाइड एजेंसी है उसने इस गोल के बेसिस पे कंट्री की रैंकिंग की कि जो 189 नेशंस हैं या 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस में, उसमें कौन नेशन किस पायदान पे है इन एडहेरिंग टू
द एजेंडा 2030 और व्हाट वी कॉल एट एसडीजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो पोजीशन था वो 2015 में वो कितना था, 117, यानी कि हम पहले, उससे पहले जो हुआ था उसमें 115 थे और 2 पायदान और नीचे ही गिरे हैं। हमारा जो लेवल है वो बढ़ने की बजाय गिरा है। अब 200 में 193 नेशन में हमारा पोजीशन अभी भी बहुत नीचे है, 117वें पोजीशन पे है। मेजर चैलेंजेस क्या है, वो है इंडिया के लिए अभी भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है, पोटेंट चैलेंज है, वो है हंगर फ्री इंडिया। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, राइट टू फूड, यानी कि राइट टू फूड जो है वो फंडामेंटल राइट्स होगा। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी के लिए हमने कई सारे अनाउंसमेंट के, कई सारे काम हुए, कई सारे गवर्नमेंट्स काम कर रही है। बिल्डिंग रिसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी होंगी, अच्छे क्वालिटीज की होंगी। प्रमोटिव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सबको फायदा पहुंचे और सबके हित में हो। एंड फोस्टरिंग इनोवेशन, ये जो गोल, ये जो 2, 5, 9 आप देख रहे हैं, इस पे हमारा अभी भी जो परफॉर्मेंस है इस फार बिलो एक्सपेक्टेशन। अभी हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना है। इंडिया का जो रैंक आप देख सकते हैं, अगर साउथ ईस्टर्न रीजन में देखें तो हमारा रैंक अभी भी जो 4 कंट्रीज हैं उससे हम नीचे हैं। यानी कि जो भूटान है, भूटान परहैप्स इज द बेस्ट इन मेनी वेज, हाईएस्ट जो वर्ल्ड के हैप्पी इंडेक्स होते हैं उसमें भूटान कई सालों तक टॉप पे रहा। नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश से भी हम पीछे, यानी कि इंडिया का ओवरऑल स्कोर जो है इस पूरे रीजन में क्या है, 61.9 है आउट ऑफ 100। अब आप देखेंगे, अगर हम स्टेट वाइज देखें, एक तरह से नीति आयोग ने ही ये किया था, ये जो है पिछले साल का है, उसमें देखेंगे कि विच स्टेट हैज परफॉर्म इन व्हाट वे। केरला हैज कंटिन्यूअसली बीन a top performing states in adhering to or in implementing to the sustainable development goals. And perhaps you know the region, the Kerala had a very important achievement it had made in both literacy and social development, and perhaps that gives a reason for Kerala to have the high score. The next is Himachal Pradesh and Tamil Nadu। और आप देखेंगे, शायद आपने कभी डेटा वगैरह पढ़ा हुआ, ये वही स्टेट है जो और भी चीजों में इंडिया में सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। यानी कि वहाँ अर्बनाइजेशन भी बहुत अच्छा है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत परफॉर्मिंग है, एंड दे हैव परफॉर्म इन मेनी वेज एंड परहैप्स इन द बेस्ट वे। द ओनली हियर यू कैन सी दैट द नोबल एंट्री इज द सिक्किम। सिक्किम इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट among ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यानी कि अगर ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक कर ले तो केवल एकमात्र स्टेट है जो टॉप 5 में है, वो है सिक्किम। अदरवाइज यू कैन सी दैट द बॉटम 5 जो सबसे लास्ट के स्टेट हैं, मैक्सिमम स्टेट्स जिसको पहले बेमारू स्टेट कहते थे, बेमारू एक वर्ड था जिसमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान थे, और वो अभी भी वो उनका परफॉर्मेंस फार बिलो एक्सपेक्टेशन है। छत्तीसगढ़ का सबसे जो पुअर परफॉर्मेंस है वो हमारे स्टेट का है, वेयर वी आर। बिहार एंड झारखंड इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इवन टुडे इन अटेनिंग द गोल्स फॉर व्हाट वी कॉल एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इसके लिए इन स्टेट्स को बिल्कुल आप समझिए कि जैसे स्लॉग ओवर में प्लेयर खेलते हैं, चौका और छक्का मारते हैं हर एक बॉल पे, उस तरह से इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज वी आर द बिगेस्ट लेगार्ड्स, और जब तक सारे स्टेट्स नहीं डेवलप हो जाते तब तक नेशन डेवलप नहीं करेगा। यानी कि नेशंस के डेवलपमेंट के लिए हर एक स्टेट का डेवलप होना जरूरी है, और हर एक स्टेट को ये कमिट करना पड़ेगा अपने आप में कि दे आर बाउंड टू फॉलो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हैं तो इट वुड गोइंग टू हैव ए ड्रास्टिक इम्पैक्ट एंड फॉल आउट ऑन इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडिंग। जहां हम एक तरह कह रहे हैं कि ग्लोबल लीडरशिप की तरफ हमारा रोल होगा, तो ग्लोबल लीडरशिप ऐसे हम नहीं बन सकते। वी हैव टू शो द वर्ल्ड दैट हाउ वी हैव अटेन्ड एंड हाउ वी हैव प्रायोरिटाइज्ड ऑल दीज गोल्स इन आवर ओन नेशन, एंड वी हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एंडिवर्स टुवर्ड्स दैट। तो ये जो आप देखते हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशंस का एक कॉल था नेशंस के लिए, और यूनाइटेड नेशंस इसके लिए बहुत सारे सपोर्ट्स भी देते हैं, बहुत सारे फंडिंग भी दे रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हो रही है, उसके बावजूद भी नेशंस में अभी भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है।
परहैप्स ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है। वो 8 गोल्स हैं, गोल्स भी अब बढ़ा दिए गए, 8 से 17 हो गए। उसी गोल्स को थोड़ा सा बाइफरकेट ट्राइफरकेट करके बढ़ा दिया गया। नाउ यू हैव 17 गोल्स एंड दीज गोल्स आर टू बी अटेन्ड टिल 2030, यानी कि जो एजेंडा है वो कितने साल के लिए है? 15 साल का। और 2030 में ये एजेंडा हमें फुलफिल करना है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सो आई guess I have done my work, I have done my job, whether you understood anything or not. Now I would have 10 minutes for you to ask questions or anything you feel, because still I believe that this topic could have covered many other issues. जैसे हमारा यूरोपियन यूनियन था, WTO था, उन सब चीज़ों को हमने कवर नहीं कर पाए। उसके लिए हमारे पास स्लाइड था लेकिन हम कवर नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि आप लोग अपने आप से भी पढ़ेंगे कि WTO की फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए टेक्नोक्रेट, एज ए साइंस स्टूडेंट, WTO आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। WTO में बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे जॉब्स हैं WTO में। बहुत सारे लोग जो बहुत बायलिंगुअल हैं, मल्टीलिंगुअल हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, फ्रेंच भी जानते हैं, दे हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन WTO. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोज स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फंक्शनिंग। हम लोग नहीं कर पाए, हमारा समय नहीं था। हम चाहते थे कि हमारा सिलेबस ही इस तरह से बना था कि वेयर वी कैन हैव लेस रूम फॉर मैनूवरिंग। मैनूवर हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। ये 2 हमारे स्लाइड्स हैं। ये स्लाइड्स अगर कोई आप भेजेंगे, कोई आपका कॉमन ग्रुप है तो मैं भेज दूंगा। अदरवाइज यू कैन हैव ऑन, ये सब आपको मिल जाएंगे रैंडमली, यू कैन सर्च ऑन दी गूगल वेबसाइट। सो नाउ आई कैन टेक क्वेश्चंस इफ एनी क्वेश्चन or any query or any clarification. Yes, one by one, and I'm putting my contact number. श्याम, अपना बंद करो। Thank you so much, sir, for today. Sir, PDF कैसे मिलेगी? Thank you, sir. You are teaching very well, sir. सर वॉइस नहीं आ रहा। हेलो सर, आपका माइक म्यूट है। सर, आपका माइक म्यूट आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आप मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। यस, काइंडली नोट माय नंबर 7982998873। 7999। यस सर, ठीक है, क्योंकि हेलो। आपको एक बार पढ़ना रिपीट पड़ेगा। कीजिएगा। मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ का एग्जाम सिस्टम बहुत पैथेटिक है, अपने यहाँ का नकल करके पास एक बार रिपीट कीजिएगा नंबर। 798299 7982998873। क्या सर? हेलो, 99 के बाद बताइए। 998873। हेलो, ठीक है। 99 के बाद सर क्या है? 3373। 7982998873। I think 7. I'm not able to write here. ये तो है। Yes, somebody had written here, Mr. Jorian. ये है। और ये है कि आप अपना क्वेश्चन आंसर देख लीजिए किस। यस, बताइए सर। एक क्वेश्चन है। बताइए सर, बिहार का जो SDG में मतलब नीचे से आ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या, और इसको ऊपर लाने के लिए क्या किया जा सकता है SDG रिपोर्ट में? बिहार का SDG में पीछे रहने का रीजन वही रीजन है जो बिहार सब चीज में पीछे रहता है। केवल हम बहादुर हैं नेतागिरी में। हमारे बच्चे पढ़ने ज्यादा, नेतागिरी में ज्यादा विश्वास रखते हैं। पढ़ने लिखने का हम लोग काम करते नहीं है। करप्शन, आई थिंक समबडी हैड पॉइंटेड, और करप्शन क्यों है तो हम बर्दाश्त करते हैं, हम प्रमोट करते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आई थिंक रीजंस आर प्लेंटी ऑफ रीजंस। मैं भी बिहार में ही पैदा हुआ, कुछ दिन तो बिहार में रहा, फिर बाहर चला गया। एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यहाँ रह के पढ़ाई जो होती है बहुत ही पैथेटिक है। नाइदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी नॉर यू आर एबल टू राइट इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन आपकी इतनी पैथेटिक है, एंड देन हाउ वुड यू एक्सेल इन अदर वे। तो एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड है वो हम सबको इंक्रीज करना पड़ेगा,
क्योंकि आप लोग कोचिंग क्लास में चले जाते हैं, कोचिंग पता नहीं कैसे टीचर्स हैं, आपको लगता है कि वो भगवान है, एंड यू पीपल डोंट डिवोट टाइम फॉर द रीडिंग्स ऑल्सो। अच्छी चीजें आप पढ़ते ही नहीं है, सरी पकी चीजें जो गेस्ट बुक है वो पढ़ के आप एग्जाम पास करते हैं, एग्जाम में नकल करते हैं। दिस व्हाट आई हैव सीन दैट। तो इसके लिए आप एक चीज नहीं है, सारे फैक्टर्स पे हम कहीं कहीं पीछे हैं और हम सब जिम्मेवार हैं, इंक्लूडिंग वी। आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट रिस्पांसिबल। तो हम सबको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हम पिछड़े क्यों है, जिसके लिए बहुत सारे ये अलग क्लास एक होगा। हम पिछड़े हैं और परहैप्स इट वुड टेक मेनी इयर्स टू राइज अबव अदर स्टेट। कुछ तो हिस्टोरिकल रीजन भी है, जो रीजन्स हम लोग डिस्कस करते हैं, और कुछ अलग भी रीजन्स जो मैनमेड रीजन्स हैं। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? यूनाइटेड नेशन इज द बिगेस्ट, यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स हैं और उनके जो स्ट्रक्चर है और उनकी जो फंक्शनिंग है वो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अभी इंडिया हैड बिकम ए मेंबर टू इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 2 साल के लिए। नॉर्मली द टर्म इज फॉर 3 years, लेकिन वो जो स्लॉट था वो 2 साल के लिए ही अवेलेबल था, एंड इंडिया हैड बिकम द मेंबर ऑफ दैट। तो ये सब चीजें जो है अप टू डेट इंफॉर्मेशन वो आपको रखनी पड़ेगी, आइदर बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का जो इंटरनेशनल सेक्शंस होते हैं वो आप जरूर पढ़िए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या जो भी अच्छे न्यूज़पेपर्स हो उसकी आप रीडिंग कीजिए, इंटरनेशनल न्यूज़ को पढ़िए, इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। Then you also read the statement given by our Prime Minister, Foreign Minister, who is our External Affairs Minister, जयशंकर। कई बार ये सब भी पूछ देता है आपको एग्जाम में, तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर कौन है, ये कौन है, वो कौन है, तो ये सब आपको पूरा रखने चाहिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कोई एक आदमी जो भेज दे, जिसको मैं भेज दूं और वो डिसेमिनेट कर दे, वो सबको भेज दे, पीडीएफ में भेज दूंगा। आई डोंट वांट टू कीप इट, इसमें कोई बहुत ज्यादा मेरी बहादुरी नहीं है, इजीली अवेलेबल। ठीक है सर, मुझे एक क्वेश्चन करना था। वो चीन की जो दीवार है वो चावल के आटे से जोड़ी गई है क्या? ये बात सही है? जी? चीन की जो दीवार है वो चावल के आटे से जोड़ी गई है, क्योंकि उस वक्त वो सीमेंट नहीं होता था। ये बात सही है? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से। चीन की दीवार वो चावल के आटे से जोड़ी गई है क्योंकि उस वक्त सीमेंट नहीं हुआ किसी ने लिखा है, बहुत सही लिखा है, इट्स फेक न्यूज। आप लोग फेक न्यूज पे ज्यादा विश्वास करते हैं। न्यूज शुड बी एन ऑथेंटिकेटेड न्यूज। आप जब न्यूज पढ़ते हैं तो व्हाट्सएप से और विकिपीडिया से पढ़ के इट्स ऑल फेक न्यूज। ट्राई टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम गुड सोर्स। यस मनीष कुमार सिंह, यू आर राइट, सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक क्वेश्चन है। यस सर। यूनिपोलर वर्ल्ड में गुट निरपेक्षता की यूनिसेफ, यस यूनिसेफ। यूनिपोलर वर्ल्ड में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कैन एनीबॉडी राइट इट? व्हाट शी इज सेइंग? इलेक्टेड और इलेक्टेड में क्या डिफरेंस है? जस्ट राइट इट। यस सर, यूनिपोलर वर्ल्ड में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है? सर, सिलेक्टेड और इलेक्टेड में क्या डिफरेंस है? आईडी, ईमेल आईडी आप पूछ रहे हैं? नहीं सर, यूनिपोलर वर्ल्ड में गुट निरपेक्षता। अच्छा, यूनिपोलर वर्ल्ड, यस यस यस, आई गॉट इट। यूनिपोलर वर्ल्ड, और ये जो है एक, जब 2 वर्ल्ड वार हुए और वर्ल्ड वार के बाद जो स्थिति बनी जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध का मतलब ये था कि हाथों की लड़ाई नहीं होती, द बैटल वर फॉट ऑन द माइंड्स। शीत युद्ध के जो 2 मेन कर्ता धर्ता थे वो थे यूनाइटेड स्टेट्स, इट वाज द बिगेस्ट एंड पावरफुल नेशन ऑन द अर्थ ऑन दैट टाइम एंड इवन टुडे, एंड द अदर वाज सोवियत यूनियन। इन दोनों ने एक वो बना ली, कोठरी बना ली, और जिसके इर्द गिर्द सारे नेशन इकट्ठा हुआ। लेकिन जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट किया 1989 में, और उसके बाद जब रशिया बना और रशिया कमजोर हुआ, उसके बाद कई नेशंस बढ़े और कई नेशंस का राइज हुआ। उसके बाद ये सवाल किया जाने लगा कि क्या हम वापस यूनिपोलर वर्ल्ड में आ गए हैं? यूनिपोलर मतलब एक पोल, क्या केवल यूनाइटेड स्टेट्स ही सबसे पावरफुल है, और वी आर इनटू मल्टीपोलर वर्ल्ड वेयर यू हैव मल्टीपल पोल्स और मल्टीपल नेशंस आर डिस्प्लेइंग देयर स्ट्रेंथ एंड पावर। तो ये जो है इट्स ए मैटर ऑफ डिबेट, इट्स ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एंड इट डजंट हैव एनी परफेक्ट आंसर, yes or no. It depends upon
how the balance of power is being managed and sorted out. Balance of power एक बहुत बड़ा concept है कि आप power को balance कैसे करते हैं. Second question, whether the traditional strategic powerful states are still powerful, or that is the only component of power in the world or currency in the world, or it has been replaced by the economics and other way. तो ये सब सवाल भी है. इसको आप ये इस मैटर ऑफ डिबेट, यूनिपोलर है कि मल्टीपोलर है कि बाइपोलर है, nobody can say anything. We have discussed it slightly in the, if you remember, United Nations हम लोग डिस्कस करते सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन में सबसे ज्यादा जो रिफॉर्म की बात चल रही है आजकल, and India had taken a pivotal lead on that we want to have a revamped security council that should reflect the reality of the time, and time is 21st century. जो जब बना था वो 20th century था. उस जमाने में हो सकता है वो पांचों नेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, but now you have the emergence of many other nations almost equal to those nations. Then why they are not being given chance to decide on the matters related to world peace and security? आप उनको क्यों नहीं मौका देते हैं? So either you revamp it or you completely change or take away the power of veto. जो veto power है वो power बहुत बड़ा dangerous powers है. And Security Council is the most important organs. कहने को तो जनरल असेंबली जहाँ पे सारे मेंबर्स, हर एक मेंबर्स को एक वोट का अधिकार है, but the important decision is being taken by even today, and that's a matter of law also. Security Council कि security कौन करेगी? Security Council. And he contested that. Or America has backtracked in the last moment. शुरू में अमेरिका ने कहा कि yes we are going to support him, and even today we don't have an Indian to become the Secretary General, and he was the most capable person at that time. लेकिन बाद में अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया, and then they lost that elections. तो ये सब होती पॉलिटिक्स जो है ना, पावर पॉलिटिक्स केवल नेशन में ही नहीं होती, अंदर में नहीं, नेशन के बाहर भी खेली जाती है. एंड यूनाइटेड नेशन perhaps is the important forum where the powers are bitterly being exposed and waste कई रूप में. यस सर, इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप अगर आप हमसे पूछेंगे तो इंडिया पोजीशन इज गुड एंड वैलिडेटेड. इंडिया डिजर्व्स टू बिकम ए परमानेंट मेंबर, एंड देन वी आर नॉट सेइंग फॉर अस ओनली, वी आर सेइंग दैट nations like India, Brazil also, Japan also, Germany also, and Kenya, at least the 5 nations, और ये कॉफी अन्नान ने फॉर्मूला दिया था कि these nations are the most deserving Security Council. If you want to retain the old structure of veto power, and if you want to do away with that, then you just do away with that. Then you completely wither with the Security Council. There is no need for Security Council. We have already the General Assembly. But we don't have any third world war. And आप देख भी सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए, चौथे युद्ध की बहुत ज्यादा संभावना नहीं. अब जो समय आ रहा है वो है लो इंटेंसिटी वार, क्योंकि दोनों स्टेट जो है वो न्यूक्लियर स्टेट हो चुके हैं. एंड यू नो दैट वंस यू आर हैविंग ए न्यूक्लियर स्टेट, कोई भी ये कदम नहीं उठाएगा जो उसके लिए ही घातक होगा. डेट्रीमेंटल फॉर एवरीवन, इट्स डेट्रीमेंटल फॉर बोथ द नेशंस. इसीलिए आपने देखा जब बॉम्बे अटैक हुआ था, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, एंड वी वर ऑलमोस्ट रेडी. लेकिन हम लोगों ने फिर, हमारे यहाँ जो अच्छा सोचने वाले लोग, उन्होंने सोचा होगा कि दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस फॉर द नेशन. जीतने के बाद भी हम हार जाएंगे. अगर मान लो खुदा ने खास्ता पाकिस्तान ने गलती करके न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो हमारी भी तो पॉपुलेशन बहुत खत्म हो जाएगी. So this is very dangerous, and that's why India is saying that we don't know who is really holding the nuclear button in Pakistan. हमारे यहाँ तो at least एक democratic structure है where we have the way of making decision, taking decision, but that is very dangerous in Pakistan and North Korea. North Korea में तो और भी ज्यादा dangerous है कि वो कब क्या डिसीजन ले लेगा, वो पूरे वर्ल्ड के लिए हार्मफुल होगा. और जो तीसरा युद्ध होगा भी, अगर कभी हो, तो शायद वो इशू जो होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू, वाटर या हाइड्रोजन, ये सब जो इशूज हैं, इट्स बिकमिंग मोस्ट पोटेंशियल इशूज अमंग द नेशंस. वाटर आप लोग कभी पढ़िएगा आराम से कि हाउ वाटर इज क्रिएटिंग इट सिचुएशन. कभी आपने देखा होगा कोविड के समय में ऑक्सीजन कितना बड़ा इशू हो गया था. वाटर इज गोइंग टू बिकम मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के कारण से जो कई सारे वाटर एबंडेंट रीजन थे वो वाटर स्टार्व रीजन हो गए. अपना ही रीजन आप देख लेंगे, दरभंगा, तो अभी 2 साल से बारिश हो रही,
लेकिन 2 साल से पहले यहाँ पे नल सूख गए थे। The region which has a perennial source of flood and water had become a water-starved region. और इस कंडीशन में जिनके पास कल भी नहीं है और जिनके पास पैसे नहीं कि वो बॉटल खरीद सकते हैं, वो कहाँ जाएंगे? They have to pay for it, and it's becoming a very important challenge for the nations. इसीलिए ये सारी चीजें। Yes. सर Yes, sir. जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन, अभी जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो और दोनों देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन, इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ, इजराइल और पैलेस्टाइन का जो मामला है, एंड इंडिया हैड टेकन, यस, दोनों ही देशों के साथ हमारी फ्रेंडली रिलेशनशिप है और ट्रेड भी अच्छी खासी हो रही है। ऐसा होता है। तो अगर यूएन में जब हमारी मित्र भी होंगे, दो मित्र के बीच में आप कभी मीडिएट किए हैं? दोनों अच्छे मित्र हैं, लेकिन दोनों मित्र के बीच में नहीं बनती है, तो आप क्या स्टैंड लेते हैं? इट्स जस्ट लाइक दैट। इंडिया के लिए पैलेस्टाइन भी जरूरी है, क्योंकि वी आर हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, एंड वी डोंट वांट टू गिव एनी बैड मैसेज टू देम। At the same time, Israel is a very important nation as far as India's needs for agriculture and equipments are there. तो अब जो हमारी पॉलिसी है वो बिल्कुल वही है, न्यूट्रल। We don't take, this is what exactly happened in the case of Myanmar. रोहिंग्या इशू आपने देखा होगा। रोहिंग्या में हम लोगों ने इस इशूज को, चूंकि हमारा दोनों दे, हम we want to have a peace, but not at the cost of our own development. जो पीस और डेवलपमेंट का जो ट्रैजेक्टरी है, it has to go together. पहले क्या था, जो 1950s और 60s का जो इरा था, जो आइडियलिज्म और नेहरूवियन इरा था, उस जमाने में इंडिया had lost many things in the name of idealism, the so-called idealism. अब जो हमारा foreign policy है, it had become more realistic and more pragmatic and more aspirational. Now the new India is a different kind of India where we want to deal with the nation with the way that would make a profit for us. So this is simply a matter of profit and other things. That's very important. But at the same time, you can see that India had taken a very important stance on the South African apartheid. We have never supported, we are still supporting Dalai Lama, even at the cost of annoying China. China जो बहुत ज़्यादा हमसे परेशान है, उसका एक और भी रीजन है कि दलाई लामा को हमने, और तिब्बत वाला जो इशूज है, और इंडिया को ये पता था कि ये इशू जो है इन द लॉन्ग टर्म इंडिया हैड टू पे, एंड वी आर पेइंग फॉर दैट। खामखा की बीमारी जिसको हम कहते हैं, कोई फायदा नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक डिप्लोमेटिक और एक जो इंटरनेशनल हमारा जो स्टैंडिंग था कि वी आर ए पीस लविंग नेशन एंड वी ऑलवेज हैड प्रमोटेड पीस, तो वो जो था वो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ करनी पड़ती है। दिस व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। ऐसा नहीं कि हमने वी हैव कंप्लीटली सेडेड एंड वी हैव कंप्लीटली जेटिसन्ड आवर आइडियलिज्म, बट एट द सेम टाइम वी आर मोर एंड मोर बिकमिंग रियलिस्टिक एंड pragmatic in our foreign policy making and implementing. This is what the new India is. Yes. मलाला यूसुफजई के बारे में कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे? मलाला के बारे में आप हमसे ज्यादा जानते हैं, उसके बारे में क्या कहें? उसके वो तो मतलब वो कैसे यहाँ तक पहुंची ये बता दीजिए, कैसे उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, वो कैसे पहुंची? उसका इंडिया और इंडिया पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड से कोई संबंध तो है नहीं। मलाला, she is a lady, she is a girl who had become now mature girl. She has won Nobel Prize, and you know that how she had suffered in Pakistan during those. And Pakistan even today is a nation which has no control over its own, you can say the so-called, and Pakistan is going to pay a very heavy price. अगर आप लोगों को याद होगा, जो बच्चों जो मिलिट्री स्कूल में बच्चे थे, and they had been butchered like anything, and it was very I think very pathetic scene for us. जब उस स्टेट उस समय में भी नहीं जगा पाकिस्तान की टेररिज्म को खत्म कर दे, उसमें perhaps that was the important point. कि उस समय अगर पाकिस्तान डिसाइड करता है कि टेररिज्म को नेस्त नाबूद कर देते, perhaps it has been a very good, लेकिन पाकिस्तान चाहता नहीं, because पाकिस्तान is a very, in that way, is a failed state. It has failed to protect its own people. Forget about the other. ऐसा नहीं कि टेररिस्ट केवल हिंदुओं को ही मारता है, मुस्लिमों को नहीं पाता। पाकिस्तान has to pay more price. इसीलिए ये जो लोग कहते हैं खाम का रिलीजियस और ये सब नहीं है। पाकिस्तान में जो प्रॉपर एक गवर्नेंस और सिस्टम था वो नहीं हो पाया। 58 तक तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, एंड इवन आफ्टरवर्ड्स देयर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नेवर बीन स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज वेयर यू कैन सी द ट्रैजेक्टरी ऑफ डिफरेंस। 1947 हम लोग एक साथ पैदा हुए, और हमारी डेमोक्रेसी इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर मैच्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी, एंड वेयर एट दे आर ऑन द पाथ ऑफ
the destruction. So they don't have any stable democracy. The so-called Islamic Republic of Pakistan has to pay a very heavy price, for which now they are saying that we are taking a chance with India, but then ultimately it would eat away their own things also. अभी आपने देखा उन्होंने आम भेजा था, आम को भी रिजेक्ट कर दिया. इससे बड़ी डिप्लोमेसी क्या हो सकती है कि आपने मैंगो भेजा, अमेरिका आपके परम मित्र थे और आपके दूसरे परम मित्र चाइना, दोनों ने आम खाने से मना कर दिया, कहा कि अपना आम ले जाइए. तो आपको कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि नेशंस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो उनको झेलना पड़ता है. जब वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों को लिए कुछ नहीं ले पा रहे, तो व्हाट दे आर डूइंग, आई थिंक दिस नॉट आवर बिजनेस. यस, yes, any other? So should we stop here? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सर वीटो पावर क्या होता है? किसका? वीटो पावर. कौन सा पावर? वीटो सर, वीटो पावर. वीटो पावर का मतलब होता है कि जब कोई डिसीजन लिया जाता है, मान लो कल सिक्योरिटी काउंसिल ने डिसीजन लिया कि पाकिस्तान वुड अटैक इंडिया, और अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर रखती है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, दिस डिसीजन कैन बी अनडन बाय यूजिंग वीटो पावर. यानी कि ऐसा कई बार हुआ जब एक कर्ट वाल्डहेम थे, जिनको थर्ड टाइम चांस दिया जाना था, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल बनना था, और अमेरिका ने बिल्कुल वीटो पावर का यूज कर दिया कि नहीं, एंड ही कांट. उसी दौरान पूरे कोल्ड वार के दौरान जो यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री रही है, दैट हिस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड इट्स मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ वीटो पावर. हाउ इट हैज बीन अब्यूज्ड बाय ऑल द नेशंस, ऑल 5 नेशंस. आपने देखा हो कई बार चाइना ने, जिसको हमने टेररिस्ट के लिए डिक्लेरेशन के लिए कहा था कि ये इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, एंड चाइना हैज यूज्ड वीटो पावर टू साइड विद पाकिस्तान एंड नॉट टू टेक साइड विद द इश्यूज दैट हॉन्ट्स एवरीवन. ये वीटो पावर का मिसयूज है, जबकि वीटो पावर इसलिए दिया गया था कि इसको अच्छे पर्पस के लिए यूज किया जाए, सिक्योरिटी और पीस के लिए, प्रमोशन के लिए. लेकिन नेशंस इसको अपनी पावर के रूप में यूज करते हैं कि आई कैन हैव राइट टू नॉट टू टेक और टू टेक अवे एनी डिसीजन, टू अवॉइड एनी डिसीजन. तो ये वीटो पावर का मिसयूज है, और इट हैज बीन अब्यूज्ड बाय. सर, अभी इंडिया परमानेंट मेंबरशिप कैसे मिल सकती है? आई मीन उसका प्रोसेस क्या है? किसका? इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए यूएनओ का? हाँ. के लिए क्या प्रोसेस है अभी के? प्रॉफिट कोई पैसे की नहीं है. प्रॉफिट कोई ऐसा नहीं कि आपको पैसे, प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा. परमानेंट मेंबर बनने के बाद आपको वीटो पावर मिल जाएगा. सबसे बड़ी बात तो यही है. प्रोसेस, प्रॉफिट कौन सी प्रॉफिट की आप बात करें? प्रॉफिट को ये सिक्योरिटी प्रोसेस कह रहे हैं. प्रोसेस ये है कि इसके लिए यूनाइटेड नेशंस को और सिक्योरिटी काउंसिल को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा where and when and how they want to restructure themselves. That's a very important issue. ये अच्छा सवाल था. इसका प्रोसेस ये था कि 2000 में कॉफी अन्नान ने, जब वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जनरल असेंबली में कि दिस कुड बी द रोड मैप फॉर द रिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. और 2 या 3 साल के बाद फिर उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ. उस समय ये बहुत चर्चे में था कि सिक्योरिटी, अगर यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म होगा तो उसकी बिगिनिंग कहां से होगी. एंड दैट हैज बीन डिसाइडेड द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन दैट नीड टू बिकम मोर डेमोक्रेटिक एंड मोर ट्रांसपेरेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग, दैट वाज द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद. शुरुआत वहीं से होगी. अब फिर सवाल ये आया कि ये कैसे होगा, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी. तो अब ये था कि रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी सिक्योरिटी काउंसिल को वोट देने का अधिकार है, क्योंकि मेजर डिसीजन कैनॉट बी टेकन बाय पासिंग सिक्योरिटी काउंसिल. एवरी मेजर डिसीजन हैज टू बी एंडोर्स्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल. और सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई मेंबर जो इस रिफॉर्म से खुश नहीं है, तो वो वीटो पावर का यूज करेगा. तो अल्टीमेटली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एंड इट हैज नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे. 2000 के बाद आप देख सकते हैं 2021 तक उस पर फिर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा. ये केवल एक पोलेमिक्स बन के रह गया है. वी जस्ट रेज द इशू, बट द इशू इज दैट अल्टीमेट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल collectively to how they want to
रिफॉर्म द सिक्योरिटी काउंसिल, और ये सबके हित में है। दिस व्हाट द पॉइंट वी आर सेइंग कि ये हर एक नेशंस के हित में है कि सिक्योरिटी काउंसिल एंड द यूनाइटेड नेशन मस्ट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ द टाइम। अब लगभग हम 100 साल के करीब में जाएंगे, 2021 हो गया, 2045 में 100 साल का हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस, और तब भी अगर उसमें रिफॉर्म नहीं हो तो परहैप्स दिस इज द मोस्ट सैडेस्ट थिंग। तो फिर उसकी रिलेवेंस क्या? आपने देखा हो अभी उस समय में जब ये आया था, कोविड आया था, तो उसमें कैसे WHO की फजीहत हुई थी। हाउ इट हैज बीन बम्बार्डेड एंड WHO हैज बिकम ए न्यूइसेंस। अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया कि हम असिस्टेंस नहीं देंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, इन सबको कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा कि आप एक वर्ल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, तो उसको एक पूरी तरह से रिफॉर्म करने की जरूरत है। सर मेरे पास भी एक क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड कब हुआ था? फाउंडेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड कब हुआ था, कौन से ईयर में? फाउंड हुआ था 1945 में हुआ था। ओके सर, थैंक यू। ये कल वाले स्लाइड में था, शायद कल वाला स्लाइड जो हमने यूज किया था। 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं। उस समय 51 मेंबर्स ने साइन किया था, 50+1, और अब उसकी मेंबरशिप बढ़ के कितनी हो गई है? 193 मेंबर स्टेट्स आर देयर। जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर होते हैं उनको मेंबर स्टेट्स कहते हैं, ना कि कंट्री, ना कि नेशंस, ठीक है। एंड एवरी मेंबर बाय डिफॉल्ट इज द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली, और जनरल असेंबली में एक कंट्री को 5 राजदूत को रखने का अधिकार, यानी कि 5 रिप्रेजेंटेटिव वहां पे रह सकता है, लेकिन वोट एक ही होगा, ठीक है। और इसकी जो हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में है, जहाँ पे एवरी 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर हर एक साल उनकी मीटिंग होती है जनरल असेंबली की। वो शुरू होती कब? 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर उनकी एक रेगुलर मीटिंग होती है, एंड दैट हैज टू बी अटेंडेड बाय ऑल द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और आप देखते होंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, और बाहर से भी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, वो एक भाषण देते हैं, पीछे में एक ग्रीन बैकड्रॉप का टाइल्स लगा रहता है, बड़ा अच्छा दिखता है। तो वो एक उनकी रेगुलर मीटिंग है, और सिक्योरिटी काउंसिल हमेशा सेशन में रहती है। Security Council is a permanent body. This is where you can see the power distribution among the different organs of the United Nations. ये सबसे पावरफुल कौन है? सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि they are always in session, जहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर हैं along with the veto power, और जो 10 मेंबर हैं वो 2-2 साल के लिए रोटेट होके उनका इलेक्शंस होता है। इलेक्शंस के बेसिस पे इलेक्शन जनरल असेंबली पार्टिसिपेट करती है और उनको इलेक्ट करती है, ठीक है। So you said earlier that you will send PDF from child. मैं PDF तो सेंड करूंगा, नहीं कहाँ करूंगा ये तो बताइए आप। हाँ तो सर मैं वही बोल रही हूँ, if you have no problem then अपलोड करना सर व्हाट्सएप पे कर सकते। सर आप अपना जीमेल दे दीजिए सर। प्रॉब्लम नहीं, एक आदमी ऐसा जो कोऑर्डिनेट कर सके हमें बताइए, मैं उसको भेज दूंगा। तो सर आप मेरे को भेज दीजिए, मैं टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, सारे स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट। आप अपना जीमेल दे दीजिए सर, बेस्ट। किसको दे दे? सर अपना जीमेल दीजिए ना आप, उस पे सर जीमेल जो करेंगे उनको PDF दे दीजिए। जीमेल कह रहे हैं? अच्छा जीमेल आप ले लीजिए, आप नोट कीजिए। यस सर। गंगेश झा, गंगेश झा तो आपको नाम GANGESH झा, गंगेश झा 2006 @gmail.com। यस मिस्टर जोरियन। ओके सर, थैंक यू सर। इस पे जो सर जीमेल करेंगे तो आप अपना PDF सर सेंड कर दीजिए। मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे भी, मैं हूँ, आप अपलोड कर सकते हैं, यही सेम नंबर है 7982, मैं कर दूंगा अपलोड, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए मुझे आपको एक आदमी जरूर भेजिएगा। ठीक है सर, मैं सर मैसेज भेज दीजिएगा। और तो कोई सवाल नहीं ना? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है। हेलो, नो मोर क्वेश्चन। विदु जी, उनको अगर मिलेगा ना तो PDF तो इस